हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बीच बीच में छोड़ छोड़ के ना देखिएगा, नहीं तो फिर बात आपको समझ में आएगी नहीं। लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आपको ज़रूर आएगा, तो इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था सेलिया एंड फ्लैजिला। उसके साथ हम लोगों ने सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल भी कंप्लीट कर लिया था। तो इस सेल चैप्टर का आज हम लोग लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस। ठीक है, तो बगैर किसी और इधर उधर की बात के हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस। पहला सवाल ये है कि न्यूक्लियस को एज ए सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस को एज ए सेल ऑर्गेनेल किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? तो एज सेल ऑर्गेनेल सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था? तो आंसर देंगे रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब डिस्कवर किया था? 1831 में। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये याद रखिएगा। दूसरा, लेकिन बाद में, एनसीईआरटी में जैसे लिखा है बाद में, बाद का मतलब है 1831 के बाद में क्या हुआ है? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम फ्लेमिंग है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्टेन कर दिया मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल था उसको स्टेन कर दिया। किससे स्टेन कर दिया? बाई बेसिक डाई। और इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है, इसके लिए उन्होंने एक नया टर्म दे दिया। कौन सा? इन्होंने टर्म दिया क्रोमेटिन। तो दो तो रटने वाले सवाल हैं कि न्यूक्लियस को एज ए सेल ऑर्गेनेल किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले खोजा? तो आंसर देंगे रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा। दूसरा सवाल है इसके अंदर के मटेरियल को सबसे पहले किसने स्टेन किया? तो आंसर देंगे फ्लेमिंग ने किया। किससे स्टेन किया? बेसिक डाई से। और क्या इन्होंने कहा? उसको इन्होंने क्रोमेटिन कहा। ठीक है, दो क्वेश्चन और देखेंगे। फिर सवाल ये है कि किसी पर्टिकुलर सेल में, मैं से मान लेते हैं ये कोई पर्टिकुलर सेल है, किसी पर्टिकुलर सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाएगा, किसी पर्टिकुलर सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाएगा, उनकी उनकी संख्या कितनी होगी? नंबर की बात हो रही है। तो किसी सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाएगा उसकी संख्या जनरली 1 होती है। सिंगल न्यूक्लियस पर सेल। पर सेल एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन यहाँ बहुत सारी वेरिएशन है। बहुत सारी ऐसी सेल हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे, लेकिन लेकिन मोर देन वन, मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल भी मिल सकता है। जैसे 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 कि पैरामीशियम एक प्रोटोजोन है और इसमें पाए जाते हैं 2 न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे कि राइजोपस फंजाई है, इसमें पाए जाते हैं मेनी न्यूक्लियस। ठीक है, एक क्वेश्चन, किसी सेल में, किसी सेल में न्यूक्लियस का पाया जाना आवश्यक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी सेल में न्यूक्लियस ना मिले। तो देखो, न्यूक्लियस एब्सेंट हो सकता है,
किसमें सम मेच्योर सेल, जैसे कौन सी मेच्योर सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है? तो एक याद रखिएगा, आरबीसी, या हम इरिथ्रोसाइट भी कह सकते हैं, इरिथ्रोसाइट ऑफ मैमल। मैमल की जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और दूसरा मिल सकता है सीव ट्यूब सेल ऑफ वैस्कुलर प्लांट। ठीक है, वैस्कुलर प्लांट में जो फ्लोएम की सीव ट्यूब होती हैं, स्पेशली एंजियोस्पर्म में, उसमें जो सीव ट्यूब सेल हैं उसमें भी न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट। तो ये दो सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि किस मैच्योर सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो आंसर हम लोग देंगे किसमें? आरबीसी या इरिथ्रोसाइट में एब्सेंट है और सीव ट्यूब सेल में एब्सेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल, किसी पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस की बात करें, तो न्यूक्लियस में देखो खास बात यह है कि हमको हमेशा न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। न्यूक्लियस हमको तभी देखने को मिलेगा जब सेल डिवाइड नहीं करती है। इसी नाते इस न्यूक्लियस को कहते हैं इंटरफेज न्यूक्लियस। इधर देख लीजिए, मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर सेल है और इस पर्टिकुलर सेल के अंदर न्यूक्लियस हमको दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये सेल किसमें है? इंटरफेज में है। लेकिन हो सकता है भी कल को सेल का डिवीजन होने लगे, तो अगर इंटरफेज से किसमें चले गए? डिवाइडिंग फेज में चले गए, तो देखो हाल क्या होगा। सेल तो ये अभी भी वैसे ही रहेगी, लेकिन उसका जो ये न्यूक्लियस है, उसका जो ये न्यूक्लियस है, ये डिसअपियर हो जाएगा। न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा, ये मैंने डॉटेड लाइन बना दिया, ये मैंने लिख दिया डिसअपियरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसा क्यों हुआ जरा देखो। तो होता यह है कि न्यूक्लियस के अंदर जो नेटवर्क पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जो नेटवर्क पाया जाता है, इसको क्रोमैटिन कहते हैं। आगे अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और यही चेंज हो जाएगा किसमें? तो देखो किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज होकर के बना लेगा क्रोमोसोम। ध्यान से सुनेंगे, अगर सेल इंटरफेज में है तो हमको न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर सेल डिवाइडिंग फेज में चली गई है तो न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या कर जाएगा? डिसअपियर कर जाएगा। लेकिन क्रोमोसोम एपियर। तो ये बात कॉन्सेप्ट की है, समझ में लीजिए। क्या? अगर कोई सेल डिवाइड नहीं कर रही, इंटरफेज में है, तो उसमें न्यूक्लियस होगा और उसके अंदर का क्रोमैटिन होगा। लेकिन अगर सेल डिवाइड करने लगी तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी और अंदर का जो क्रोमैटिन है उससे क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा और क्रोमोसोम एपियर हो जाएगा। तो न्यूक्लियस हमको कब देखने को मिलेगा? जब सेल किस फेज में रहेंगी? किस फेज में? इंटरफेज में। तो अगर सेल इंटरफेज में है तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा? न्यूक्लियस। लेकिन अगर सेल डिवाइडिंग फेज में चली गई है, अगर सेल डिवाइडिंग फेज में चली गई है तो क्या दिखाई पड़ेगा? क्रोमोसोम। तो अगर हमको सेल में क्रोमोसोम दिख रहा है, इसका मतलब सेल किस फेज में है? डिवाइडिंग फेज में है। और सेल में न्यूक्लियस दिख रहा है तो किस फेज में है? इंटरफेज में। ऐसे ही चलता है, इंटरफेज से क्या होगा? डिवाइडिंग फेज, और डिवाइडिंग फेज से क्या हो जाएगी? इंटरफेज।
क्रोमैटिन से क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा, और कल को क्रोमोसोम से क्या बनेगा, क्रोमैटिन बनेगा। तो दो घटनाएं बेटा यहाँ चलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमैटिन से जब क्रोमोसोम बनता है तो इसको कंडेंसेशन कहते हैं। और फिर क्या होगा, जब सेल का डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो क्रोमोसोम से फिर से क्या बनेगा, क्रोमैटिन, और इसे कहते हैं डीकंडेंसेशन। क्या कहते हैं, डीकंडेंसेशन। तो आप बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पहले जरा समझ लीजिए। क्या मैंने बताया है कि किसी भी पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसको इंटरफेज न्यूक्लियस कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब सेल इंटरफेज में होती तभी न्यूक्लियस देखने को मिलता है, उसके अंदर क्रोमैटिन देखने को मिलता है। जैसे ही सेल डिवाइड करने लगती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है, न्यूक्लियस डिसअपियर होने लगता है, और जो क्रोमैटिन है वो कंडेंसेशन में जा करके क्या बनने लगी, क्रोमोसोम। जब डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होगा और फिर से क्या बनेगा, क्रोमैटिन, और जैसे क्रोमैटिन बनेगा वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से अपीयर होगी और हमको फिर से क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कब मिलेगा, इंटरफेज में, और क्रोमोसोम कब मिलेंगे, डिवाइडिंग फेज में। अब हम लोग ये देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में देखिए कितने स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है। दूसरा हमको न्यूक्लियर मैट्रिक्स, या इसी को कहते हैं न्यूक्लियो प्लाज्म मिलेगा। तीसरा हमको इसमें मिलेगा, क्रोमैटिन रेटिकुलम, और चौथा हमको मिलेगा न्यूक्लियोलस, या एक से ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियोलाई। किसी न्यूक्लियस में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, हमको चार चीजें पढ़नी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ना है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स पढ़ना है, क्रोमैटिन रेटिकुलम पढ़ना है, और साथ में न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई। अब हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो देखो क्या क्या दिख रहा है। पहला सवाल ये है कि न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। इसमें ये बाहर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये अंदर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच स्पेस होता है जिसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं या इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस या पेरी न्यूक्लियर स्पेस कब देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कब देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसका डायमीटर कितना होगा, तो आंसर देंगे 10 to 50 नैनोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो न्यूक्लियस की आउटर और इनर मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगी, और साथ में दोनों के बीच स्पेस होगा जिसको हम कहेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। वो भी कितना होगा, 10 to 50 नैनोमीटर। एक क्वेश्चन। दूसरा, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दोनों आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये मिल करके क्या बनाएंगे, इसको कहेंगे न्यूक्लियर एनवेलप। और न्यूक्लियर एनवेलप की जिम्मेदारी देखो क्या है। न्यूक्लियर एनवेलप की जिम्मेदारी ये है कि न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है, जिसको कहते क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म को बाहर बेटा यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से कौन अलग रखता है, तो आंसर देंगे क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। किसी न्यूक्लियस स्पेशली इंटरफेज न्यूक्लियस को देखेंगे तो इसमें दो मेम्ब्रेन होंगी, बाहर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अंदर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच स्पेस होगा 10 to 15 नैनोमीटर का, और इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, और ये हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने को मिलेगा। दूसरा सवाल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जिम्मेदारी ये है कि न्यूक्लियर के अंदर का न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म को किससे बेटा अलग रखना, साइटोप्लाज्म से। लेकिन लेकिन और ध्यान से देखेंगे, अगर और ध्यान से देखेंगे तो आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये देखिए फ्यूज कर रही हैं, यहाँ फ्यूजन हो रहा है। आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे, और जब ये फ्यूज करेंगी तो देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक छोटा सा पोर बन गया है, और इस पोर को कहते क्या है, तो आंसर देंगे न्यूक्लियर पोर। तो पहला क्वेश्चन तो इसी से बना हुआ है कि हाँ, दूसरा सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फ्यूजन हुआ है उससे क्या बना है, न्यूक्लियर पोर। आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब फ्यूज करती हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियर पोर। तो जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन न्यूक्लियर पोर के बारे में पूछा जाए तो पहला सवाल तो बेटा यही है, क्या है कि किससे बनता है, तो कहोगे फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनता है, एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल देखो क्या है, दूसरा सवाल यह है कि इस न्यूक्लियर पोर की जिम्मेदारी क्या है। तो देखिएगा ये अंदर क्या है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म, बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच अगर कुछ ट्रांसपोर्ट होना, आप इमेजिन करो अगर न्यूक्लियर पोर ना होता और न्यूक्लियस पूरी तरीके से बंद होता तो क्या होता, तो अंदर का अंदर रहता, बाहर का बाहर रहता। लेकिन ऐसा नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म अगर कुछ आना है या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ जाना है तो किसके थ्रू जाएंगे, इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएंगे। तो न्यूक्लियर पोर किसको किसको, तो देखिएगा बेटा इधर से इधर की तरफ या इधर से इधर की तरफ ये आना जाना अलाउ करेगा, लेकिन सिर्फ दो चीजों का, क्या, केवल आरएनए और प्रोटीन। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच आरएनए और प्रोटीन का आदान प्रदान तो हो सकता है, लेकिन कभी डीएनए का नहीं होता है। तो दूसरा सवाल याद रखेंगे, क्या ये क्या करता है, ये अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट किसके बीच, बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड किसके बीच, साइटोप्लाज्म। बस किसका किसका ट्रांसपोर्ट अलाउ करेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसका, तो याद रखेंगे प्रोटीन का एंड किसका, आरएनए का। लेकिन किसका अलाउ नहीं करेंगे, किसका अलाउ नहीं करेंगे, तो याद रखेंगे नॉट अलाउ डीएनए। ना तो डीएनए न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आ सकता है, और ना ही साइटोप्लाज्म से डीएनए किसके अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में जा सकता है। मतलब डीएनए का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। हाँ, आरएनए दोनों तरफ आ जा सकता है और प्रोटीन दोनों तरफ आ जा सकती है। ठीक है, वापस आते डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम में अगर हम लोगों ने मोटी मोटी बात ये समझी है कि बाहर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दोनों का फ्यूजन है जिसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जिसका काम है आरएनए और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट, कहाँ, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म, या कहाँ, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन किसका नहीं होगा, तो ये सिर्फ डीएनए को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा। और ध्यान से देखेंगे तो बाहर वाली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बेटा किससे जुड़ी हुई है, तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे जुड़ी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एक क्वेश्चन। दूसरा, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो,
दोनों पर क्या पाए जाते हैं, तो दोनों पर पाए जाते हैं राइबोसोम। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यू है किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। अब अंदर की बात देखते हैं। अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म में दो ही चीजें हैं, एक इसमें क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियोलस, और दूसरा इसमें क्या पाया जाएगा, क्रोमैटिन। तो देखते हैं बेटा, पहला सवाल ये है कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, तो कहोगे मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया क्या जाता है, तो कहोगे दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो न्यूक्लियोलस और दूसरा क्या, क्रोमैटिन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में और फिर पढ़ेंगे किसके बारे में, क्रोमैटिन के बारे में। तो पहले डायग्राम बेटा जरा देख लेते हैं। अगर डायग्राम को ध्यान से देखें तो किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर, किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर नेटवर्क पाया जाता है, किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर नेटवर्क पाया जाता है, किसका, न्यूक्लियोप्रोटीन का। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या है, न्यूक्लिक एसिड होगी और क्या होगा, प्रोटीन होगा। इसी न्यूक्लियोप्रोटीन के नेटवर्क कहते क्या है, तो इसी को कहते क्या है, क्रोमैटिन। तो पहला सवाल तो यही बेटा है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रोमैटिन क्या है, तो आप तुरंत कहोगे किसी इंटरफेज न्यूक्लियस में जो नेटवर्क पाया जाता है, इंटरफेज न्यूक्लियस में जो नेटवर्क पाया जाता है, इसी नेटवर्क को कहते क्या है, क्रोमैटिन। ये क्या है, तो कहोगे इलाबोरेटेड नेटवर्क है, वो भी किसका, न्यूक्लियोप्रोटीन का, उसी को कहते हैं क्रोमैटिन। या ये भी कह सकते हैं लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क है, किसका, उसी न्यूक्लियो प्रोटीन। अब चूंकि न्यूक्लियो प्रोटीन का नेटवर्क है तो न्यूक्लियो प्रोटीन में क्या पाई जाएंगी, तो आप कहोगे न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाई जाएगी। और न्यूक्लिक एसिड में क्या पाए जाएंगे, तो भैया दो ही प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं, डीएनए और आरएनए। और प्रोटीन कौन सी पाई जाएगी, तो कहोगे बेसिक प्रोटीन। और बेसिक प्रोटीन दो प्रकार की होती हैं, एक होती है हिस्टोन और एक होती है नॉन हिस्टोन। तो अगर घुमा फिरा करके आपसे पूछा जाए कि क्रोमैटिन में क्या क्या है, तो क्रोमैटिन में देखो क्या क्या है, क्रोमैटिन में डीएनए है, क्रोमैटिन में आरएनए है, क्रोमैटिन में हिस्टोन प्रोटीन है, और क्रोमैटिन में नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, ये बात पीछे बता चुका हूं कि ये जो क्रोमैटिन है यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम में। लेकिन कब कन्वर्ट होगा, तो जब, देखिए ध्यान से, जब सेल इंटरफेज में होगी तो उसमें क्या पाया जाएगा, क्रोमैटिन। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करने लगेगी उसमें हमको क्या मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा। तो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम से ही क्या बनता है, क्रोमैटिन। मतलब क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनाएंगे तो ये कंडेंसेशन होगा, और क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बनाएंगे तो ये डीकंडेंसेशन होगा। तो क्रोमैटिन के बारे में इतनी ही बातें हमको याद रखनी है। अभी आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए कितना पाया जाता है, तो डीएनए लगभग लगभग 2.2 मीटर लॉन्ग होता है,
2.2 मीटर लॉन्ग होता है और ये 2.2 मीटर लॉन्ग जो डीएनए है इसी से बनते हैं क्या 46 क्रोमोसोम। तो ये डिटेल में हम लोग 12th वाली एनसीईआरटी में पढ़ेंगे कि ये 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है। तो क्रोमेटिन उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर जो नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है या इलाबोरेटेड इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का, उसी को कहते क्या है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में न्यूक्लियो प्रोटीन है, न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब न्यूक्लिक एसिड होगा और प्रोटीन होगा। न्यूक्लिक एसिड के नाम पे डीएनए और आरएनए होगा, प्रोटीन के नाम पर बेसिक प्रोटीन होंगी और बेसिक प्रोटीन दो होंगी, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। इस प्रोटीन की पैकेजिंग कैसे होती है ये 12th वाली एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ेंगे। किसी पर्टिकुलर सेल में जो क्रोमेटिन है उसमें डीएनए भी है, आरएनए भी है, हिस्टोन भी है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है और लगभग ये 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है। इतना हम लोग पहले एनसीईआरटी से फिर से देख लेते हैं और फिर से हम लोग न्यूक्लियोलस भी देख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। अगर हम न्यूक्लियोलस की बात करें, अगर हम न्यूक्लियोलस की बात करें तो हाल देखो जरा, ये पहले मान लेते हैं इतनी बड़ी सेल है, ये मान लेते हैं कि उसका न्यूक्लियस है। तो किसी पर्टिकुलर सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से ज्यादा स्फेरिकल बॉडी पाई जाती है, एक या एक से ज्यादा स्फेरिकल बॉडी पाई जाती हैं और इन्हीं स्फेरिकल बॉडी को कहते हैं न्यूक्लियो। एक को कहेंगे न्यूक्लियोलस और ढेर को कहेंगे न्यूक्लियोलाई। खास बात देखो है कि न्यूक्लियोलस होता है नॉन मेम्ब्रेनस। अब जब नॉन मेम्ब्रेनस होगा तो आप इमेजिन करो कि ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर यहां बेटा क्या होगा, यहां होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये बताओ क्या न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस के बीच कोई बाउंड्री तो होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेन। इसका मतलब न्यूक्लियोलस का जो मटेरियल है वो किससे जुड़ा रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म से जुड़ा रहता है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस में एक या एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडी पाई जाती है जिनको हम लोग न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई कहते हैं और इसके अंदर का जो कंटेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म से मिला रहता है क्योंकि इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल है कि न्यूक्लियोलस का काम क्या है, क्या काम करेगा? तो याद रखेंगे ये एक्टिव राइबोसोमल आरएनए, शॉर्ट फॉर्म में आरएनए भी कह सकते हैं, इसकी क्या करता है, सिंथेसिस। अब राइबोसोमल आरएनए बेटा क्यों बनाएंगे? तो राइबोसोमल आरएनए से बनेगा राइबोसोम और राइबोसोम का बना के क्या करेंगे? तो राइबोसोम से बनाएंगे क्या, प्रोटीन। तो ऐसी कोई भी सेल जिसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा प्रोटीन सिंथेसिस में, उसमें ढेर सारे क्या मिलेंगे, न्यूक्लियोलाई। तो लिखा है कि लार्ज एंड प्रोमिनेंट ढेर सारी न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं किस सेल में? तो कहोगे वो सेल जिसमें ज्यादा क्या हो रही होगी, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये एक अलग से पॉइंट हम याद रखेंगे, लार्ज एंड न्यूमरस न्यूक्लियोलाई किस सेल में मिलेंगे? तो कहोगे ऐसी सेल जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही होगी किसमें, प्रोटीन की। ऐसी सेल जो प्रोटीन की सिंथेसिस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही होगी उस सेल में ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाएंगी और बड़ी बड़ी क्या पाई जाएंगी? तो आंसर देंगे न्यूक्लियोलाई। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस के बारे में इतना ही लिखा हुआ है। अब इतना हम लोग पहले एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, उसके आगे क्रोमोसोम फिर पढ़ते हैं। हाँ, तो एनसीईआरटी ला ओपन कर लेते हैं और फिर हम लोग पढ़ लेते हैं।
देखिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी नाते मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके बाद एनसीईआरटी से उस बात को डिस्कस जरूर कर लेते हैं, क्योंकि हो क्या रहा है एग्जाम में एज सच लाइनें एनसीईआरटी की ही आ रही हैं, कुछ भी इधर उधर का आ ही नहीं रहा है। इस नाते एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ना बहुत जरूरी है। देखते हैं, लिखा है न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेल, सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया? तो आंसर देंगे रॉबर्ट ब्राउन। और कब किया? 1831। लिखा है बाद में मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस को स्टेन किया, किसके द्वारा? बेसिक डाई। किसने स्टेन किया? फ्लेमिंग। और नाम फिर क्या दे दिया? नाम दे दिया क्रोमैटिन। लिखा है इंटरफेज न्यूक्लियस, फिर ब्रैकेट में भी लिखा है न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग। इसमें क्या पाया जाता है? लिखा है एक्सटेंडेड इलाबोरेटेड न्यूक्लियो प्रोटीन के फाइबर, और उन्हीं को कहते क्या हो? क्रोमेटिन। और क्या पाया जाता है? और पाया जाता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म। और क्या पाया जाता है? एक या एक से ज्यादा स्फेरिकल बॉडी पाई जाती हैं, जिनको क्या कहते हो? न्यूक्लियोलाई। एक को क्या कहोगे? न्यूक्लियस। फिर लिखा है अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको पता चलेगा, क्या पता चलेगा? कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसमें पाई जाएंगे क्या? दो पैरेलल मेम्ब्रेन, जिसमें स्पेस होगा कितने का? 10 to 50 नैनोमीटर, और कहेंगे क्या? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बैरियर बनाएगी किसके बीच? वो मटेरियल जो कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर, और वो मटेरियल जो कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच बैरियर की जिम्मेदारी किसकी है? आंसर देंगे न्यूक्लियर एनवेलप की है। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है कि जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हमेशा किसके कंटिन्यूअस में होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंटिन्यूएशन में होती है, और इसके ऊपर अक्सर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। कई जगहों पर लिखा एट ए नंबर ऑफ प्लेस, कई जगहों पर जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो इंटरप्टेड है किसके द्वारा? माइन्यूट पोर। जो कैसे बनता है? तो कहोगे फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, और इसको कहते क्या है? न्यूक्लियर पोर। ये पास करता है क्या? देखिए मूवमेंट करता है किसका? आरएनए का और किसका? प्रोटीन का। लिखा है प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, दोनों दिशाओं में, किसके बीच? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच दोनों तरफ आना जाना होगा किसका? आरएनए का और किसका? प्रोटीन का। लेकिन किसका नहीं होगा? तो याद रखना डीएनए का। नॉर्मली एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है पर सेल, लेकिन हमको वेरिएशन भी देखने को मिलता है। कह रहा कलेक्ट करो, नाम बताओ उन ऑर्गेनिज्म का जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस पर सेल होता है। तो मैंने दो नाम आपको बताए हैं, एक पैरामीशियम और एक राइजोपस। कुछ मेच्योर सेल हैं जिसमें नहीं पाया जाता है क्या? न्यूक्लियस। जैसे एग्जाम्पल टिक कर लो, इरिथ्रोसाइट या आरबीसी ऑफ ज्यादातर मैमल, और स्यूब ट्यूब सेल ऑफ द क्या? वैस्कुलर प्लांट। कह रहा वुड यू कंसिडर दीज सेल लिविंग? तो कहोगे हाँ सेल लिविंग होंगी, क्योंकि सेल के लिविंग होने के लिए न्यूक्लियस का होना जरूरी नहीं है। किसी भी प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल नॉन लिविंग होती हैं? नहीं, वो भी लिविंग होती हैं। तो ये लिविंग है, वो अलग बात है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है। फिर देख तो क्या लिखा है? लिखा है न्यूक्लियर मैट्रिक्स, या इसी का दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसमें क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियोलस, और क्या पाया जाएगा? क्रोमैटिन। पहले हम न्यूक्लियोलस की यहाँ एनसीईआरटी में बात कर लिया, कोई बात नहीं। न्यूक्लियोलाई क्या है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, कहाँ प्रेजेंट है? तो आंसर देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म में। कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का जो कंटेंट है वो जुड़ा रहता है किससे? रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म से। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोलस नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलस वो जगह है, साइट है, जहां एक्टिव है क्या? राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए जब बनाओगे तो उससे क्या बनेंगे? राइबोसोम बनेंगे, और राइबोसोम से क्या बनेगा? प्रोटीन। तो इसी नाते ये पॉइंट टिक कर लो, ये नीट में आया है। बड़ी बड़ी और ढेर सारे न्यूक्लियोलाई किस सेल में पाई जाएंगी? ऐसी कोई सेल जो एक्टिवली कैरी कर रही होगी क्या? प्रोटीन सिंथेसिस।
अगर कोई सेल प्रोटीन सिंथेसिस कर रही होगी तो उसमें ज्यादा मात्रा में क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियोलाइड। आगे देखते हैं, ये कह रहा है यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेज न्यूक्लियस, इंटरफेज न्यूक्लियस फिर बोला है, इसी में पाया जाएगा क्या, लूज और क्या, इनडिस्टिंक्ट क्या, नेटवर्क किसका, न्यूक्लियो प्रोटीन का, और उसी को कहोगे क्या बेटा, क्रोमेटिन। लेकिन कह रहा है डिफरेंट स्टेज जब सेल डिवीजन की हो रही होगी तो सेल में क्या मिलेंगे, क्रोमोसोम, किसकी जगह मिलेंगे, न्यूक्लियस। किसी पर्टिकुलर सेल की क्रोमेटिन की बात करें तो इसमें मेन चीज पाई जाती है डीएनए, और साथ में मेन चीज क्या है, बेसिक प्रोटीन। और प्रोटीन कौन सी है, हिस्टोन, साथ में क्या मिलेगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, लेकिन थोड़ा सा हमको क्या मिल जाएगा, आरएनए। किसी एक सिंगल ह्यूमन सेल, ये डाटा भी रट लीजिएगा, लगभग लगभग देखो 2 मीटर लिखा है, वास्तव में 2.2 मीटर होता है। 2.2 मीटर लॉन्ग थ्रेड पाया जाता है किसका, डीएनए का। और इसी से क्या बनेंगे, इसी से बनेंगे 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। देखो लिखा है कि इस बारे में डिटेल हम कहाँ पढ़ेंगे, 12th वाली एनसीईआरटी में, ठीक है। अब क्या बचा है, अब सिर्फ और सिर्फ बेटा क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा बचा है। ये इतना जो लिखा हुआ ये क्रोमोसोम के बारे में है, तो पहले हम लोग क्रोमोसोम को समझ लेते हैं और फिर एनसीईआरटी से अंडरलाइन कर लेते हैं। तो हम लोग पहले एनसीईआरटी से समझ लेते हैं, उसके बाद क्रोमोसोम। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो दो शब्द हैं, एक शब्द है क्रोमोसोम और एक शब्द है क्रोमेटिन। नियम यह है कि क्रोमेटिन से बनता है क्रोमोसोम और क्रोमोसोम से बन जाता है क्रोमेटिन। बस फर्क ये होता है कि ये नॉन डिवाइडिंग सेल में होता है, जबकि ये किस में होता है, डिवाइडिंग सेल में होता है। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, किसी भी क्रोमोसोम को अगर हम देखेंगे तो किसी भी क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, तो एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, ये है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इसी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। एक क्वेश्चन। दूसरा, इस सेंट्रोमियर के साइड में, इस सेंट्रोमियर के साइड में ये हो गया प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और इस सेंट्रोमियर के साइड में पाया जाता है काइनेटोकोर। इसकी खास बात यह है कि ये डिस्क शेप होता है। दूसरी खास बात यह है, यह है प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम पर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, तो जहां अटैच होते हैं उस जगह को कहते क्या है, काइनेटोकोर। ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा देखो, दूसरा सवाल ये है कि मान लेते हैं कि ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। तो इस सेंट्रोमियर से होता क्या है, इस सेंट्रोमियर से होता यह है कि इससे दो क्रोमेटिड जुड़े होते हैं। एक क्रोमेटिड ये है
और दूसरा क्रोमेटिड ये है। और ये क्या है बेटा? सेंट्रोमियर है। तो ध्यान से सुनेंगे, सेंट्रोमियर क्या करता है तो कहोगे ये होल्ड करता है टू क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम। किसी क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड, या क्रोमेटिड को आर्म भी कहते हैं, आर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिड, क्रोमेटिड अलग है और क्रोमैटिन अलग है। क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है और क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होते हैं, और दोनों क्रोमेटिड को होल्ड कौन करता है? सेंट्रोमियर। इस आधार पर कि किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ तो देखो सेंटर में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। तो देखो क्या है, ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है मेटासेंट्रिक, एक होता है सब मेटासेंट्रिक, एक होता है एक्रोसेंट्रिक, और एक होता है टीलोसेंट्रिक। ये जो चार प्रकार के क्रोमोसोम है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, इसमें क्या अंतर है वो डायग्राम से आपको समझ में आएगा। देखो, अगर किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम में, जो सेंट्रोमियर है, वो मिडिल है। मिडिल में अगर क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमियर पाया जाता है तो इसी को कहते हैं मेटासेंट्रिक। इसमें मिडिल सेंट्रोमियर होता है। लेकिन जरा देखो, ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम में स्थिति ऐसी हो जाए कि जो सेंट्रोमियर है वो मिडिल से थोड़ा सा दूर हो जाए, अवे फ्रॉम मिडिल हो जाए। तो अगर बीच से थोड़ा सा दूर हो जाए तो देखो क्या होगा, ये जो सेंट्रोमियर है ये कहां हो गया है? अवे फ्रॉम मिडिल। अगर बीच से थोड़ा दूर हो जाए तो फिर होगा क्या, ये जो आर्म है और ये जो आर्म है इसमें अंतर आ जाएगा, ये हो जाएगी शॉर्ट आर्म और ये हो जाएगा लॉन्ग आर्म। लेकिन यहां जाओ, मेटासेंट्रिक में जो दोनों आर्म हैं वो इक्वल होती है। पहचान है बेटा, मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर मिडिल होगा, दोनों आर्म इक्वल होंगी। लेकिन अगर कहीं सेंट्रोमियर अवे फ्रॉम मिडिल हो गया तो एक छोटी आर्म हो जाएगी, बड़ी आर्म हो जाएगी, और इसी को कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। ठीक है। एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ सवाल है कि जो ये लॉन्ग आर्म है इसको क्या कहते हैं, और ये जो शॉर्ट आर्म है इसको क्या कहते हैं। तो शॉर्ट आर्म का दूसरा नाम पी आर्म है और लॉन्ग आर्म का दूसरा नाम क्यू आर्म है। तो शॉर्ट पी और क्यू आर्म कौन सी है? ये वास्तव में पी का तो फुल फॉर्म है, क्यू का लेकिन फुल फॉर्म नहीं है। पी का मतलब होता है पेटिट, छोटा, तो छोटी आर्म को कहते हैं पी आर्म और बड़ी आर्म को कहते हैं क्यू आर्म। ठीक। तीसरा देखो, ऐसा हो सकता है कि जो सेंट्रोमियर है वो मिडिल से इतना दूर चला जाए कि क्लोज टू एंड हो जाए। ये
जो सेंट्रोमियर है ये कहाँ चला गया है, क्लोज टू इंड। तो इसी क्रोमोसोम को कहेंगे, इसी क्रोमोसोम को कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। और इसकी खास बात यह है कि जो ये आर्म है ये वेरी शार्ट हो जाएगी और जो ये आर्म है ये वेरी लॉन्ग हो जाएगी। तो बहुत छोटी और बहुत बड़ी, या छोटी और बड़ी है, तो छोटी और बड़ी होगी तो हम कहेंगे शार्ट आर्म और लॉन्ग आर्म, तो होगा सब मेटासेंट्रिक। बहुत छोटी और बहुत बड़ी आर्म हो जाएगी तो हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, एक और बचा है, जरा वो भी देख लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल एंड पर पहुंच जाए। जो सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल हो जाए। तो अगर टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है तो इसी को कहते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। वापस आओ जरा देख लो, ये जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, ये जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, इस मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का जो शेप है इसको वी शेप कहते हैं। इसका जो शेप है सब मेटासेंट्रिक का, ये एल शेप होता है और इसका जो एक्रोसेंट्रिक है ये जे शेप होता है। ठीक है, जबकि इसका जो शेप है वो आई शेप होता है। ठीक है, तीन ही चार क्वेश्चन हमको याद रखने हैं। क्या? ऐसा कोई भी क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर मिडिल में हो, आर्म इक्वल हो, वो मेटासेंट्रिक। ऐसा कोई भी क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर अवे फ्रॉम मिडिल हो, छोटी आर्म हो, थोड़ा बड़ी आर्म हो, उसको हम लोग कहेंगे क्या? सब मेटासेंट्रिक। ऐसा कोई भी क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर क्लोज टू इंड पहुंच जाए और बहुत छोटी और बहुत बड़ी आर्म हो जाए तो एक्रोसेंट्रिक। और ऐसा कोई भी क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर टर्मिनल हो जाए उसको टीलोसेंट्रिक कहते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है, देखो जरा क्या है। कुछ क्रोमोसोम में देखिए, देखना बेटा ध्यान से, कुछ क्रोमोसोम में देखिए हो क्या रहा है। ये तो है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये क्या है? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। लेकिन कुछ क्रोमोसोम में, कुछ क्रोमोसोम में एक और कंस्ट्रक्शन पाया जाता है और इसको कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। एक क्वेश्चन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर का जितना हिस्सा होता है इसको कहते हैं सैटेलाइट। और इसी नाते इस क्रोमोसोम को सैट क्रोमोसोम कहते हैं। सैट क्रोमोसोम, वैसे इसका फुल फॉर्म साइनो एसाइल थाइमिडीन होता है, फुल फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये सम क्रोमोसोम होते हैं बेटा। तो कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिसमें एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये होता है नॉन स्टेनिंग। नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद का जो हिस्सा होता है उसे सैटेलाइट कहते हैं और ऐसे क्रोमोसोम को सैट क्रोमोसोम कहते हैं। और ये कुछ ही होते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की खास बात क्या है? ये सेंट्रोमियर होता है और ये स्टेनिंग होता है। ठीक है, चलो इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं या थोड़ा सा माइक्रो बॉडी भी पढ़ लेते हैं, फिर एक ही साथ एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी में आखिरी में एक हेडिंग दी है माइक्रो बॉडीज।
देखिए क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर सेल है, तो इसमें कुछ ढेर सारे छोटे छोटे, क्या लिखा है, मेनी मेम्ब्रेन बाउंडेड माइन्यूट माइन्यूट वेसाइकिल पाई जाती हैं। इन्हीं मेनी मेम्ब्रेन बाउंडेड माइन्यूट वेसाइकिल का ही दूसरा नाम क्या है, तो इन्हीं को कहते हैं माइक्रोबॉडीज। दूसरा सवाल है किसमें पाई जाती हैं, तो प्लांट में भी पाई जाती हैं और एनिमल में पाई जाती हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड में यहाँ जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन, इन वेसाइकिल में क्या भरा होता है, तो आंसर देंगे क्या, एंजाइम। और माइक्रोबॉडीज के एग्जाम्पल की बात करें तो पर ऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम क्या है, दोनों माइक्रोबॉडीज हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, माइन्यूट वेसिकल होते हैं, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं और ये प्लांट और एनिमल दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, ये आखिरी हेडिंग है, एनसीईआरटी से भी इसको देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी से देखना चाहें तो ये हमने एनसीईआरटी ओपन कर ली। देखो कैसे लिखा हुआ है, प्रत्येक क्रोमोसोम, एवरी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कब दिखाई पड़ता है, ओनली इन द डिवाइडिंग सेल। इसमें क्या पाया जाएगा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या इसी का दूसरा नाम क्या है, सेंट्रोमियर। और उसके साइड में क्या पाया जाता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या है, काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर की जिम्मेदारी है होल्ड करो क्या, दो क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम। किसी एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड को होल्ड रख के जिम्मेदारी किसकी है, सेंट्रोमियर। लिखा है बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम कई प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 4। जैसे मेटासेंट्रिक, लिखा है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, इसमें क्या पाया जाता है, मिडिल सेंट्रोमियर, इसमें क्या बनते हैं, 2 इक्वल आर्म। जबकि सब मेटासेंट्रिक की खास बात क्या है, इसमें पाया जाता है सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, इसी नाते एक हो जाएगी शार्ट आर्म और एक हो जाएगी लॉन्गर आर्म। फिर लिखा है इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ है, क्लोज टू इट्स इंड, ये बात याद रखिएगा। तो एक बहुत ज़्यादा छोटी और एक बहुत ज़्यादा बड़ी आर्म हो जाएगी। जबकि टीलोसेंट्रिक की खास बात ये है कि जो क्रोमोसोम है उसमें क्या पाया जाता है, टर्मिनल सेंट्रोमियर। डायग्राम देख लो, ये वो क्रोमोसोम है जिसमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, यहाँ से लाइन है बेटा, वो लाइनिंग नामनक्लेचर थोड़ा गलत है, ये है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और उसके ऊपर का जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं ये। ठीक है, तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम और एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बने हैं, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम यहाँ नहीं बना है। फिर लिखा है कभी कभार कुछ क्रोमोसोम, याद रखिएगा सभी क्रोमोसोम में ऐसा नहीं होता है, कुछ क्रोमोसोम में नॉन स्टेनिंग होता है और क्या, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है। और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कांस्टेंट लोकेशन पर होता है, जिससे अपीयरेंस होता है क्या, एक स्मॉल फ्रेगमेंट बनता है, उसका नाम क्या है, सैटेलाइट। और ऐसे क्रोमोसोम को कहते क्या है, सैटेलाइट क्रोमोसोम। आखिरी हेडिंग जो एनसीईआरटी की दी है वो भी देख लेते हैं, ज़्यादा दिया नहीं है। माइक्रोबॉडीज लिखा है ढेर सारी होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, माइन्यूट वेसिकल होती है, नाम क्या है, माइक्रोबॉडी। काम क्या पाया जाता है, एंजाइम। किसमें पाए जाते हैं, दोनों, प्लांट में और एनिमल सेल में। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सेल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर पर हम आपको बायोमॉलिक्यूल का फर्स्ट लेक्चर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।